हां. तर आजचं जे आहे ते बेसिक्सवरही राहिलं आहे टू रिन्फोर्स युअर knowledge last times. Mr. Suresh Didmisha will take today's lecture and on the basics of refrigeration and air conditioning. So I request Didmisha sir to start. Okay, thank you. Good morning. Hello. आवाज आ रही है. अष्टेकर जी, क्या इंग्लिश प्लस हिंदी कंबाइन करना है? लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था कि किसी ने रिक्वेस्ट किया था हिंदी में कीजिए. नहीं, हिंदी एंड इंग्लिश. मराठी का थोड़ा कम यूज करो, मतलब ऐसा. ओके. लास्ट का जो सेशन था इसमें आप लोगों ने बेसिक्स पढ़ा ना ज्यादातर. थोड़ा सा ये इंटरेक्टिव सेक्शन रखते हैं, आप लोग भी जरा बात कीजिए, सवालों का जवाब देते रहिए. Subodh, last time what we have this thing, what we have covered so far? Hello. It is better you ask some of the students itself, so they will tell. That is what I am saying. Somebody should answer me. Yeah. Not Subodh, but participant can give you. Anybody from participant, कोई भी आप मुझे बताइए कि लास्ट टाइम आपने क्या क्या कवर किया. थोड़ा बहुत, मैं उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, क्या मुझे जानकारी चाहिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. लास्ट इसमें बेसिक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन पढ़ा और वेपर कंप्रेशन साइकिल का कवर किया सर ने. थोड़ा सा कन्वर्जन फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का एक थोड़ा बेसिक ये लिया है. कुछ एग्जांपल्स उसके कवर किए. और बेसिक अपना ही जो ये हीट एनर्जी का कैलकुलेशन है वो किया. MCP डेल्टा टी का जो फॉर्मूले के यूज से हम हीट एनर्जी कैलकुलेशन और उसका TR में कन्वर्जन उतना लिया है. तो हम भी आज वो उसी को थोड़ा सा एक अलग टाइप प्रेजेंटेशन करेंगे. वेपर कंप्रेशन साइकिल पे ही हम ज़्यादा कवर करेंगे आज, क्योंकि वेपर कंप्रेशन साइकिल ये पूरा HVAC का रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यही मेन टॉपिक है, मेन हार्ट यही सिस्टम का है. तो इसे जान लेना बहुत ज़रूरी है, उसको उसकी प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है. तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे और बाद में फिर मिस्टर सुबोध विल टेक ओवर. ओके. ये थोड़ा सा मुझे इंटरेक्टिव रखिए, मतलब मुझे रिस्पांस आने दीजिए, तो मुझे भी लगेगा कि कोई उसके ऊपर मतलब यस आप सर, लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग को सुनाई दे रहा है, ये हमको ध्यान में आएगा मुझे. ऑफ कोर्स सर. तो आज का जो पहला जो है, इसका जो आज का जो ऑब्जेक्टिव है, ये आपको बिफोर वी गो इनटू द डिटेल ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम, कोई बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो रहे थर्मोडायनामिक्स की और इसकी, अगर आपने पढ़ा भी होगा तो भी इसको हम रिव्यू करेंगे और बाद में हम वेपर कंप्रेशन साइकिल के ऊपर बात करेंगे. रेफ्रिजरेंट्स का जहाँ तक सवाल है वो नेक्स्ट कभी टॉपिक, उसके ऊपर एक सेपरेट टॉपिक लेंगे, पर पहले आज हम ये दो ही टॉपिक को कवर करेंगे. तो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो, इसमें भी अगर किसी को आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप बात करने का उस यू कैन रेज द क्वेश्चन. अभी देखिए, जैसे सेम बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो होती है तो उसमें एक है डेंसिटी है, एनर्जी है, प्रेशर है, हीट है, टेम्परेचर है, और बाद में ये जो सुपर हीटिंग और सब कूलिंग जो है, इसकी एक टर्म ज़्यादातर यूज होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में. इसके बारे में भी जानकारी जाना जरूरी है. और टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन आपने पढ़ा है, लेकिन उसको हम रिव्यू कर लेंगे एक बार. तो डेंसिटी आप सब लोग जानते हैं. व्हाट इज डेंसिटी? इट इज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल. मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी. डेंसिटी ज़्यादातर ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर और पाउंड्स पर क्यूबिक फीट में होता है, या केजी पर मीटर क्यूब में होता है. मतलब मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये आपको डेंसिटी बताया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ वाटर हम सब जानते हैं 1 ग्राम पर सीसी है, 62.4 पाउंड पर क्यूबिक फीट है पानी का.
और 1000 kg पर मीटर क्यूब है। ये डेंसिटी को समझ लेना बहुत जरूरी है। इसका हमेशा आपको डेंसिटी का आगे कैलकुलेशंस में, डिजाइन में इसका काफी यूज होता है। उसके बाद एक टर्म यूज होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, ये अभी आपने बहुत बार सुना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या? तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है कि इट इज नथिंग बट इज अ रेशियो किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी का उसका वाटर के डेंसिटी के साथ जो रेशियो होता है उसे स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। So it is the ratio of density of substance to the density of water at 4 degree centigrade. अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी का पर्पस कैसा होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बताया गया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टील इज 7.8, तो उसका डेंसिटी हो जाएगा, अगर वाटर का डेंसिटी के साथ आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक फीट इसमें आपको 7.8 को आप 62.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 486.72 ये जो है ये आपको उसका डेंसिटी मिल जाएगा। मतलब क्या है कि अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है, किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है, आपको मालूम है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ये रेशियो है वाटर के डेंसिटी के साथ, तो अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है तो वो सब्सटेंस का डेंसिटी आप उसको वाटर के डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे 7.8 आपको मैंने बताया स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टील का है। अगर वाटर का डेंसिटी अगर हम इसमें पाउंड्स में लिया है, क्यूबिक इसमें अगर केजी इसमें लेते तो वाटर डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर 7.8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हो जाता है 7800 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी हो जाती है स्टील की। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो जस्ट रेसिप्रोकल होता है डेंसिटी का। डेंसिटी के जस्ट अपोजिट 1 अपॉन डेंसिटी हो जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। एनर्जी का क्या मतलब होता है? जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा पिछले इसमें, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसको एनर्जी बोलते हैं। हाँ, आप सब जानते हैं कि वर्क मतलब क्या होता है। वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, और वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। और वर्क डन फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क डन को अगर हम पर यूनिट टाइम ले लेते हैं, वर्क डन पर टाइम लेते हैं तो वो पावर हो जाती है। तो ये वर्क, पावर एंड एनर्जी को समझ लेना बहुत जरूरी है। तीनों का जो क्या डिफरेंस होता है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, पावर इज फोर्स इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, एंड एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क। दो टाइप की एनर्जीज होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है जो उसके बॉडी के मोशन के, बिकॉज ऑफ बॉडीज मोशन वो काइनेटिक एनर्जी आती है। और पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी जो पोजीशन होती है, लोकेशंस होती है, एलिवेशन होता है। अगर बॉडी एक सिचुएटेड एट हाइट तो वो जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। एनर्जी के बहुत प्रकार होते हैं। एनर्जी मैकेनिकल हो सकती है, एनर्जी इलेक्ट्रिकल हो सकती है, एनर्जी केमिकल हो सकती है, एनर्जी हीट हो सकती है, and it can be converted from one form to another. So energy can be convertible. It cannot be destroyed or cannot be created. And energy का जो यूनिट होता है वो फुट पाउंड होता है, केजी मीटर होता है, क्योंकि हम जब सब जानते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क द बॉडी कैन डू इज द एनर्जी। प्रेशर का यूनिट सब जानते हैं। प्रेशर इज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हम लोग सब जानते हैं कि बैरोमीटर से हम उसको मेजर करते हैं। एंड उसका जो सी लेवल का जो वैल्यू है वो 14.7 अप्रोक्सीमेटली आता है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में आता है। 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, और बार में आता है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर उसको हम बैरोमीटर के मर्क्यूरी लेवल पे चेक करें तो वो आता है 760 mm ऑफ Hg। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी जान लेना बहुत जरूरी है।
जब भी हम कोई प्रेशर मेजर करते हैं, गेज लगा के गेज प्रेशर जो हम मेजर करते हैं, तो वो गेज प्रेशर से जिसको मिलते हैं उसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं। ऑब्वियसली जब हम गेज प्रेशर मिलते हैं, जब उसके ऊपर 0 इंडिकेट करता रहता है, जब गेज कोई भी गेज जब 0 इंडिकेट करता है, इसका मतलब ये होता है कि उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो 1 kg उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है प्लस 0 उसका गेज रीडिंग है। तो गेज रीडिंग अगर 0 है तो उसका एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाता है 1। तो एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी जब आप मेजर करते हैं तो इसका मतलब होता है गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वैक्यूम का टर्म, वैक्यूम जो होता है एनीथिंग बिलो एटमॉस्फेयर, अगर हम वैक्यूम एनीथिंग प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक जाएंगे तो उसको वैक्यूम बोलते हैं। कितना जाने का, कितना वैक्यूम लेना चाहिए, क्या उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, हम आगे कल के कभी भी जब रेफ्रिजरेशन के डिटेल सिस्टम में हम जब पढ़ेंगे तब हम वैक्यूम की जो इम्पोर्टेंस, क्यों वैक्यूम जरूरी है, उसकी हम जानकारी लेंगे आगे चल के। नाउ हीट जो है एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हीट जो ट्रांसफर होता है हमेशा हम सब जानते हैं कि डिफरेंस इन टेम्परेचर से हीट ट्रांसफर होती है। और अब हम सब जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को हीट ट्रांसफर होती है। हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम वार्म ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, ये सब हम जानते हैं। तो हीट के कितने प्रकार होते हैं और हीट को कैसे मेजर किया जाता है, क्या मतलब है? तीन पैरामीटर ज्यादातर यूज होते हैं, स्पेसिफिक हीट, सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट किसी भी सब्सटेंस का बहुत बेसिक चीज है। स्पेसिफिक हीट आपको बहुत जानना जरूरी। जैसे आपने विश्वेश ने बताया कि उन्होंने एमसीपी डेल्टा टी हमने पढ़ा है लास्ट वीक में। तो एमसीपी डेल्टा टी में जो सीपी रहता है वो स्पेसिफिक हीट रहता है। किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट बोले तो क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 pound ऑफ सब्सटेंस बाय 1 degree फ़ारेनहाइट। किसी भी सब्सटेंस को अगर 1 pound वजन का कोई सब्सटेंस है, 1 pound वाटर का, 1 pound वाटर का टेम्परेचर अगर हम 1 degree फ़ारेनहाइट से हीट करेंगे, 1 degree फ़ारेनहाइट रेज करने के लिए जो हीट लगेगी, वो जो हीट रहती है वो उसकी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम BTU में मेजर करेंगे तो 1 BTU इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय 1 degree फ़ारेनहाइट एज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1। हम सब जानते हैं वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 होता है। सेंसिबल हीट क्या होती है? सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट का 2 बेसिक डिफरेंस है। एक बार स्पेसिफिक हीट समझ लेने के बाद सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट जानना बहुत जरूरी है। सेंसिबल हीट वो हीट होती है कि जो हीट देने से अगर आप उसको ऐड करते हो या रिमूव करते हैं तो सब्सटेंस का टेम्परेचर में जो चेंज होता है, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर कम होगा, जिसके वजह से ये होता है उसको सेंसिबल हीट बोलते हैं। तो सेंसिबल हीट इज कॉजिंग द टेम्परेचर राइज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। और लेटेंट हीट जो होती है जिसके वजह से सब्सटेंस जो होता है उसका फेज चेंज होता है। लेटेंट हीट के देने से सब्सटेंस का फेज चेंज होता है। मतलब क्या होता है कि या तो वो वेपर का लिक्विड होगा या लिक्विड का वेपर होगा, वाइस वर्सा, या सॉलिड का लिक्विड होगा या लिक्विड का सॉलिड होगा, वाइस वर्सा। तो इट इज ए लेटेंट हीट विच सब्सटेंस चेंज होने से, सेंसिबल लेटेंट हीट चेंज होने से सब्सटेंस का फेज चेंज होता है। कापसे साहेब तर थोडा हे बंद ठेवा. हो. ये आपने पढ़ा हुआ है, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी। इसको हम ज्यादा ये नहीं डिटेल ये करेंगे। अगर कोई भी सब्सटेंस इज सेड टू बी हॉट और कोल्ड व्हेन टेम्परेचर इज कंपेयर टू सम अदर रेफरेंसेस, मतलब किसी भी चीज को हम हॉट और कोल्ड से कंपेयर करने जाते हैं तो उससे हम कैसे, अगर कोई सब्सटेंस का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो हॉट है, और जो कभी का तो अगर कोई ठंडा कोल्ड है तो हम उसको बोलते हैं कि कोल्ड है। पर यार इट डज नॉट मीन कि उसका हीट कंटेंट ज्यादा है या कम है। हीट कंटेंट और टेम्परेचर में बहुत फर्क है, आप उसको समझ लीजिए। किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब उसमें बहुत हीट है, और किसी का टेम्परेचर कोल्ड है और उसमें हीट कम है, ऐसा नहीं होता है।
वो डिपेंड करता है कि वो वॉल्यूम, उसका वजन कितना है, उसका स्पेसिफिक हीट कितना है, कौन सा उसका फेज है, उसके हिसाब से उसको चेक किया जाता है। फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड कन्वर्जन्स आपको मालूम है, आपको इक्वेशन भी मालूम है, उसके ऊपर भी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सैचुरेशन टेम्परेचर। अभी हम लोग ने टेम्परेचर समझ लिया है, सेंसिबल हीट समझ लिया है, लेटेंट हीट समझ लिया है, हम लोग ने स्पेसिफिक हीट समझ लिया है। अभी हमें सैचुरेशन टेम्परेचर को जानकारी लेना है। सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है? इट इज रिफर्ड टू एज अ बॉइलिंग पॉइंट और द कंडेंसिंग टेम्परेचर। जिस चीज के ऊपर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई चीज जो बॉइल होती है या कोई चीज कंडेंस होती है, दिस इज द टेम्परेचर एट विच रेफ्रिजरेंट के अगर बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे उसका रेफ्रिजरेंट का जो फेज चेंज होता है लिक्विड टू वेपर और वेपर टू वाइस वर्सा, वो जो टेम्परेचर रहता है वो सैचुरेशन टेम्परेचर रहता है। फॉर एग्जांपल वाटर का एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसका बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका वो सैचुरेशन टेम्परेचर हो गया। तो सैचुरेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर फेज चेंज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ये भी बहुत सैचुरेशन टेम्परेचर हमको समझ लेंगे तो फिर हमको आगे सुपर हीटेड क्या है, सब कूलिंग क्या है वो समझेगा। अगर सैचुरेटेड टेम्परेचर नहीं समझा तो ये दोनों चीज आगे नहीं डिफिकल्ट जाती है समझने में। तो ये सैचुरेटेड टेम्परेचर आप समझ लीजिए कि जो टेम्परेचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट और द कंडेंसिंग टेम्परेचर जो भी है उसके ऊपर वो या तो फेज चेंज होता है या तो स्टीम वाटर स्टीम कन्वर्ट होगा या स्टीम या उसको स्टीम को कंडेंस करेंगे तो वाटर में कन्वर्ट होगा वो टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। तो प्रेशर का भी रोज उसके साथ कनेक्शन है। हम सब जानते हैं कि टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन ये उसका इसका यूनिट है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट। सब जानते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रिमूव फ्रॉम वन टन ऑफ वाटर। अगर 1 टन वाटर का 2000 पाउंड का वाटर का समझ लीजिए, अगर उसको हम आइस में कन्वर्ट करते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन 24 आवर्स, तो उसके लिए को लगने वाली जो उसमें हम जितनी हीट रिमूव करते हैं 24 घंटे में वो उसको 1 TR बोला जाता है। इसको अलग तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और सब जानते हैं कि BTU पर आवर में वो 12,000 BTU पर आवर इज 1 TR और किलो कैलोरीज में आ जाता है 3024 किलो कैलोरी पर आवर। और जो लोग इस चीज को इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं SI सिस्टम में तो वो हो जाता है 210 किलो जूल पर मिनट। और 210 किलो जूल पर मिनट को अगर हम उसको पर किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाता है 3.5 किलोवाट अप्रोक्सीमेटली। सो 1 TR के 3 यूनिट हो जाते हैं, 12,000 BTU पर आवर, 3000 किलो कैलोरी पर आवर एंड 3.5 किलोवाट। कई बार ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं। आपको बोला जाता है कि इसमें आप करेक्ट आंसर चूज कीजिए और तीनों आंसर दिए जाते हैं। ये तीनों आंसर्स का तीनों इसका जवाब ये कि 12,000 BTU पर आवर इज 1 TR, 3000 किलो कैलोरी पर आवर इज 1 TR एंड 3.5 किलोवाट इज ऑल्सो 1 TR। ये तीनों यूनिट जानना बहुत जरूरी है। Now let us understand the principle of refrigeration. रेफ्रिजरेशन का क्या मतलब होता है? कैन एनीबडी टेल मी? आप लोग को जो लोग हैं उसमें से कोई मेरे को इसका जवाब दे सकता है कि जब हम वो बोलते कि रेफ्रिजरेशन, जब हम बोलते किसी चीज को रेफ्रिजरेशन तो आपके दिमाग में क्या आता है? व्हाट इमीडिएटली कम्स इन योर माइंड कि व्हाट डज इट मीन? उसका डेफिनेशन क्या है? आप अगर किसी ने आपको पूछा कि रेफ्रिजरेशन का क्या मतलब है तो आप उसको कैसे जवाब दे सकते हैं?
कोई इस चीज को बता सकता है? कोशिश कीजिए, गलत भी हुआ तो भी कोई सब डिस्कशन से ही चीजें समझ में आती है। Sir, refrigeration is a process of change of temperature with the help of refrigerant. ओके, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप जब आंसर देंगे तो मेरे को थोड़ा सा आपका मतलब आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा, तो आपका नाम बता दीजिए, दिया कीजिए मुझे, तो सो दैट मेरे को फ्यूचर में इंटरेक्शन के लिए सही रहेगा। आप मैं नो हु स्पीकिंग? सर अजय बात करो। अजय जगताप? यस सर। ओके, यू आर सेइंग कि लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो उसका मतलब रेफ्रिजरेशन है, कूलिंग, बराबर? विद द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेंट, यस। बिलो क्या बोला? विद द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेंट। विद द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेंट। अगर फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये होता है कि जो आप जो बोल रहे कूलिंग, आप कूल कर रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि अभी आप लेट अस से कि आपके टेबल के ऊपर एक कप चाय का कप रखा हुआ है, गरम चाय, और वो आपके टेबल के ऊपर रखी हुई है फिलहाल। यस सर। ओके, अभी आपका रूम का टेम्परेचर है समझ लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और चाय का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो क्या होगा, जब आप वैसे रखे आपने रखी हुई है, तो आपका टेम्परेचर, आपने उसको चाय को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं और आपने रखा हुआ है, तो चाय ठंडी होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा। कहाँ तक लो होगा वो? रूम टेम्परेचर तक। उसके बाद तो नहीं होगा लो, नहीं होगा, बराबर? तो इसको आप रेफ्रिजरेशन बोलेंगे क्या सर? नहीं सर। बोला मेंटेनिंग द टेम्परेचर बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। हाँ, करेक्ट। समझ लीजिए आप, अब इन्होंने जो जवाब दिया है, सोनल ना? हो। What she has seen, the difference is between the cooling and refrigeration is that, अजय जी आपने जो एक्सप्लेन किया है उसका मतलब होता है कि वो कूलिंग हुआ है आप उसका। ओके। बट वे आपका रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री है, आपका एटमॉस्फेयर 20 डिग्री है। अगर आप 20 के नीचे जाएंगे, व्हेन यू गो बिलो द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और बिलो द एम्बिएंट टेम्परेचर जो है, दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन। यस सर। So basic understand the difference between the refrigeration and cooling. Cooling is not refrigeration. Anything which is refrigeration goes under refrigeration when you go below the atmospheric temperature or below the ambient condition temperature. तो ये बेसिक फंडामेंटली उसको ध्यान में रखिए, नहीं तो हम बड़ा डिजाइन करेंगे, बड़ी बात करेंगे और हमको रेफ्रिजरेशन का डिफिनेशन नहीं बताते आएगा, समझो, बिकॉज वी हैव नॉट अंडरस्टूड इट प्रॉपरली, तो हम उसको ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे फेस। राइट सर। ओके, इट्स गुड दैट आप लोग ऐसा इंटरेक्शन करेंगे तो हम उसके ऊपर ज्यादा ये कर सकते हैं। राइट सर। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये रेफ्रिजरेशन का जरूरत क्यों पड़ा है, बेसिकली क्यों करना पड़ा, उसके लिए हम जानना जाएंगे। हम लोग ने पिछले इसमें आपने पढ़ा होगा, या आप लोग को सबको मालूम है कि थर्मोडायनामिक्स के देयर आर टू लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वन इज, फर्स्ट लॉ इज एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द डिफरेंट फॉर्म्स। ये हम जानते हैं, उसको हम आगे हीट लोड करके समय हम उसको पढ़ेंगे, जब पढ़ना हीट लोड के समय हम उसको डिटेल में जाएंगे। लेकिन सेकेंड लॉ जो है, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि टेम्परेचर एनर्जी कैन फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। या टेम्परेचर के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इट कैनॉट ट्रांसफर फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, बराबर ना? लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। राइट सर। या बट उसमें उन्होंने ऐड किया है, बट इट कैन बी डन बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल फोर्स। हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल फोर्स। समझ लीजिए कि आपके सोसाइटी में ओवरहेड टैंक के ऊपर, टॉप पे आपका 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, आपने 10 फ्लोर के ओवरहेड टैंक पे पानी का टैंक है, और आपके नीचे का, आपका फ्लोर नीचे का है, ग्राउंड फ्लोर पे,
तो आपके यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे पानी आ जाएगा क्या? अगर आपके 10th फ्लोर के ऊपर टैंक है और वहां से कनेक्शंस किया हुआ है तो ओवरहेड टैंक से नीचे के फ्लोर में पानी आ जाएगा क्या? नहीं, उसको कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगेगा सर। क्यों लगेगा? वहां तक पहुंचने के लिए। नहीं, पानी टैंक भरा हुआ है ऊपर, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। ओवरहेड टैंक भरा हुआ है आपके पास, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी आपके पास टैंक, अभी पानी अवेलेबल है समझ लो ऊपर टैंक में, टैंक भरा हुआ है पूरी तरह से और नीचे पानी लाना है, तो क्या करेंगे? आ जाएगा क्या? सर आ जाएगा, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी वो तो आ ही जाएगा। ग्रेविटी के साथ। इसका मतलब इट इज सेटिस्फाइंग द फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ना। उसका जो एलिवेशन ज्यादा है, मतलब उसका प्रेशर ज्यादा है। आज समझ लीजिए 10 मीटर का पाइप, अगर 10 मीटर का हाइट है या 30 मीटर का हाइट है, अगर 3 मीटर का एक फ्लोर है और 10 फ्लोर है तो 30 मीटर का हाइट है, तो समझ लीजिए आप ध्यान में रख लीजिए 10 मीटर ऑफ वाटर कॉलम करस्पॉन्ड्स टू 1 kg ऑफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर। अगर 30 मीटर का हेड आपको मिल रहा है ऊपर से नीचे 30 मीटर का हेड, तो 3 kg का प्रेशर आपको मिल रहा है। 3 kg के प्रेशर में आपको पानी सब जगह पूरे बिल्डिंग में आराम से मिल जाएगा। बराबर। कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे वाले फ्लोर को एकदम जोर से पानी आता है, ऊपर वाले को थोड़ा प्रेशर कम रहता है, वो बात अलग है, लेकिन पानी सब जगह मिलता है। राइट सर। दिस इज सेटिस्फाइंग द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ये केस रिवर्स होती है, अगर ये आपके पास पानी नहीं है और आपका वेल है, थर्मो वेल है नीचे, तो नीचे का पानी आपको ऊपर तो ट्रांसफर नहीं कर सकते आप, जाएगा नहीं नीचे का। इट कैन नॉट गो फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल, और उसके लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स, मतलब आप पंप यूज करते हो। बराबर नहीं? अंडरस्टूड और नॉट? व्हाई पंप इज नीडेड? यस सर। बिकॉज ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पंप इज नीडेड, अदरवाइज जरूरत नहीं था हमको। राइट सर। ओके, तो सेम थिंग हमको रेफ्रिजरेशन में है, आप उसको समझ लीजिए कैसे है। या आप समझ लीजिए कि आपका एक वेल है, वेल में से वाटर एट लोअर लेवल है, उसको आपको आपने क्या किया, हायर लेवल पे अपन वेल के ऊपर क्या करते हैं, वेल के ऊपर से बकेट है पानी से, अपन उसको रोप से लेके नीचे डालते हैं नेचुरल प्रोसेस। इसमें अगर वो नेचुरल प्रोसेस में तो हमने देख लिया, हमको अभी रिवर्स प्रोसेस देखना है। हमको नीचे का वेल में से पानी ऊपर उठाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको रोप से लेके जो बकेट रहता है, बकेट को हम नीचे तक लेके जाते हैं और पानी के नीचे जाके फिर अंदर लेके जाते हैं नीचे वाटर में, वेल में। वो उसके बाद वो जो पानी है वो बकेट में भर लेते हैं, फिर हम उसको ऊपर उठाते हैं उसको पूरा, और ऊपर उठाने के बाद हम किसी और बकेट में ट्रांसफर करते हैं और इस प्रोसेस को वापस हम शुरू कर देते हैं। बराबर? यस सर। ये समझ गया आपको? उसका जो वेल का जो एनोलॉजी है, वाटर टैंक्स का एनोलॉजी जो है डिफरेंट लेवल का, ये समझ गए आपको? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। सिमिलरली अगर आप इसको रेफ्रिजरेशन में अप्लाई करेंगे, आप समझ लीजिए कि आप रूम में रह रहे हैं, आप किसी रूम, आपको एयर कंडीशनिंग करना है, बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और रूम का टेम्परेचर आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड में करना है। अभी बाहर का टेम्परेचर 40 है और नीचे का रूम का 20 लाना है आपको, तो नेचुरली आपका हीट ट्रांसफर तो 40 डिग्री से 20 डिग्री में होने वाला है। वैसा तो आप पॉसिबल ही नहीं आपको नॉर्मल कोर्स में, बिकॉज आउटसाइड इज 40, इनसाइड अगर 20 रखना है तो कैसे करेंगे? सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें क्या करना चाहिए? हमको अगर 20 डिग्री टेम्परेचर अगर हमको मेंटेन करना है रूम में, और रूम का हीट हमको रिमूव करना है, तो हमें किसी भी तरीके से कोई भी मेथड यूज करके रूम के नीचे टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे जाना चाहिए, तो तभी जाके 20 डिग्री का टेम्परेचर ट्रांसफर होगा हीट। अगर हम 20 डिग्री के नीचे जाएंगे तो ही हीट ट्रांसफर होगा, अदरवाइज होगा नहीं। समझ लीजिए आप। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? अगर 20 डिग्री के नीचे जाने के लिए हमको क्या करना है? हमारे पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अभी जैसे यहाँ पे हमने बकेट को यूज किया, बकेट इज नथिंग बट ए रेफ्रिजरेंट, हम बकेट के जगह रेफ्रिजरेंट का यूज कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर हम इतना डाउन करते हैं कि वो जाके रूम के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है।
अगर वो 20 डिग्री के नीचे चला गया तो वो 20 डिग्री का जो हीट है, रूम का जो हीट है, उसको एब्जॉर्ब करेगा। एक बार एब्जॉर्ब करने के बाद, वो फुल्ली एब्जॉर्ब करने के बाद हमको उसको वापस उठाना है, उसको वेल में से उठाना है, उसको रोप से लेके खींच के ऊपर तक लेके जाना है, तो सो दैट हम उसको दूसरे बकेट में ट्रांसफर कर सके। अगर हमको अभी उठाना है, मतलब क्या करना है, बाहर का टेम्परेचर हमारा क्या है, 40 डिग्री है। अगर हमको रेफ्रिजरेंट को हीट बाहर ट्रांसफर करनी है तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर हमको 40 के ऊपर लेके जाना पड़ेगा किसी भी हालत में, तो ही जाके हीट ट्रांसफर होगा, नहीं तो होगा नहीं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कभी भी कोई भी कंसेप्ट यूज करते समय पहले सेकेंड लॉ को दिमाग में लाइए, आपको समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 40 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है अभी समर में, अगर मेरे को हीट बाहर ट्रांसफर करना है तो मेरे को टेम्परेचर उसका 40 के ऊपर जाना चाहिए। मतलब मेरा रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर अगर 50 डिग्री का रहेगा तो ही हम हीट ट्रांसफर करेंगे। अभी हीट ट्रांसफर के लिए हम कंडेंसर यूज करते हैं वगैरह वगैरह, सब बात की बात है, लेकिन बेसिक अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ही हीट ट्रांसफर होगा, नहीं तो होने नहीं वाला है। आप कितनी भी बड़ी कॉइल लगा लो, कितने भी बड़े कंप्रेसर लगा लो, कुछ भी कर लो, अगर आपका रेफ्रिजरेंट आउटसाइड टेम्परेचर 40 है और आपका रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर 40 है तो हीट ट्रांसफर नहीं होने वाला है, सिस्टम इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो एक बार हमारा टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट ने नीचे रूम का एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब एक बार हमारी बकेट भर गई है। अभी बकेट भर गई तो हमको उठाना है, ऊपर वेल के लेवल पे लाना है, इसका मतलब हमको 40 डिग्री के लेवल पे लाना है। तो हमने इसके पहले देखो शुरुआती में मैंने सेचुरेशन टेम्परेचर आपको पढ़ाया था, कोई भी रेफ्रिजरेंट का एक स्पेसिफिक रिलेशन रहता है। हर उसका जैसे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर 40 डिग्री, उसका -40 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है फ्रीऑन 20T का, एटमॉस्फेरिक पे -40 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट पे। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इसके प्रेशर के साथ वो कम ज्यादा होता है, वेरी होता रहता है। तो एवरी रेफ्रिजरेटर हैज गॉट इज ओन चार्ट, इतने प्रेशर पे उसका इतना टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ गया कि टेम्परेचर इतना बढ़ेगा, प्रेशर कम हो गया कि टेम्परेचर इतना कम हो गया, वो उसी को फॉलो करता है। हर एक का रेफ्रिजरेंट का अपना अपना चार्ट रहता है, वो उसी को फॉलो करता है, वो उसमें से डेविएट नहीं होते। तो अगर हमको 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाना है रेफ्रिजरेंट को, तो उसके लिए हमको ये चार्ट को अगर हमने सामने रखेंगे तो इसका मतलब हमको उसका प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, सो दैट हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम 40 के ऊपर जाएंगे तो ही हम ट्रांसफर होंगे। और प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे तो हमने रोप लगा के उठा लिया वेल में, लेकिन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या करते हैं, कंप्रेसर का यूज होता है। वाई कंप्रेसर इज रिक्वायर्ड टू रेज द प्रेशर so that it can be transfer from high temperature to low temperature। तो ये जो वर्क इनपुट होता है, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वर्क इनपुट जो है वो कंप्रेसर से दी जाती है, और हाई रिजर्वायर पे जाके, मतलब बाहर जाके, या तो आप एयर से उसको कंडेंस करो या तो कूलिंग टावर का यूज करके कूलिंग टावर से करो। दो ही टाइप के कंडेंसेशन प्रोसेस यूज होती है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, एक तो वाटर कंडेंसेशन या दूसरा एयर कंडेंसेशन। ये दोनों चीजों में से कोई भी आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि क्योंकि वापस एक बार समझ लीजिए, क्योंकि हम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को हीट ट्रांसफर होती है, लो टेम्परेचर से हाई को हीट ट्रांसफर नहीं होती है। रेफ्रिजरेशन हमको अचीव करना है, रूम का एयर कंडीशनिंग अचीव करना है, तो हमको कोई तो भी एक्सटर्नल एनर्जी यूज करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे हम पंप यूज करते हैं, ग्राउंड लेवल का पानी ऊपर पंप करने के लिए हमको पंप को यूज करना पड़ा है, वैसे ही हमको रूम को ठंडा करने के लिए एक जो सिस्टम हम यूज करते हैं वो सिस्टम इज आवर वेपर कंप्रेशन सिस्टम। ये जो हम लोग जो प्लांट लगाते हैं, इट्स एक्सटर्नल सोर्स, बिकॉज ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक्सटर्नल सोर्स इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम लो टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। हम क्या करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, हम कोई भी चीज को हम यहाँ पे हम उसको ना एनर्जी बढ़ा रहे हैं ना कोई ये इंजन नहीं है। रेफ्रिजरेशन कंप्रेशन सिस्टम ये कोई इंजन नहीं है, ये समझ लीजिए। इंजन डीजल इंजन नहीं है या पेट्रोल इंजन नहीं है जिसमें हम एनर्जी फ्यूल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से कुछ नहीं है यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ का एनर्जी उसको उठा के दूसरी के ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये ट्रांसफर करने के लिए जो हमको मैकेनिज्म लगता है, जिसको हम एक्सटर्नल सोर्स बोलो या मैकेनिज्म बोलो, दैट इज नोन एज वेपर कंप्रेशन सिस्टम।
तो ये वेपर कंप्रेशन सिस्टम की जरूरत क्यों है ये आपने पहले आज समझ ली इसके बाद, और फिर वेपर कंप्रेशन सिस्टम काम कैसे करता है उसको हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले उसकी नीड क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है आपको अभी मैंने बताया। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर ऑन दिस। Yes, sir. ये अभी मैं वापस आई विल नॉट गो थ्रू दिस, ये प्रेजेंटेशन में आप लोग को शेयर कर दूंगा, तो बहुत हम इनको एक शेयर कर देंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने जो बताया है एक्सप्लेन किया हिंदी में उसको वापस पढ़ता नहीं हूं मैं। समझ गए आप? यहाँ तक तो आप वेपर कंप्रेशन सिस्टम का ये तो समझ गए कि हम जरूरत क्यों है इस चीज की। तो अभी हम उसको वेपर कंप्रेशन साइकिल पे बात करते हैं। थोड़ा बहुत आपको इसके ऊपर जानकारी आ गई होगी। इसमें क्या है, उसमें वेपर कंप्रेशन साइकिल्स में क्या होता है, 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ये सब जानते हैं। एवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड एक्सपेंशन डिवाइस, बराबर। तो प्रोसेस 1 to 2 जो होती है, जो हम जिसको एवापोरेटर बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि हीट एब्जॉर्प्शन इन एवापोरेटर एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप जब वेपर कंप्रेशन सिस्टम पढ़ते हैं तो उसके प्रेशर्स के ऊपर क्यों ध्यान दीजिए, बहुत और बहुत जरूरी है। एवापोरेटर 1 to 2 हीट एब्जॉर्प्शन इन एवापोरेटर एट कांस्टेंट प्रेशर। 2 to 3 में क्या होता है, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट जो रहता है वो प्रोसेस या तो एयर से वाटर से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो भी चीज हमको ठंडा करनी रहती है, वाटर या एयर, वो एवापोरेटर में ठंडी होती है, और हीट जो रेफ्रिजरेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एब्जॉर्ब करके लिक्विड से वेपर में। और 2 to 3 में क्या होता है, ये कंप्रेशन ऑफ वेपर, मतलब 2 से लेके 3 तक लो प्रेशर साइड से हाई प्रेशर साइड में उसको कंप्रेस किया जाता है। हमने बताया ना, उसको कंप्रेसर करना जरूरी है, क्योंकि उसको कंडेंस करने के लिए उसका प्रेशर बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। तो 2 to 3 में कंप्रेशन ऑफ वेपर फ्रॉम 2 to 3, और 3 to 4 में क्या होता है, अभी वेपर कंप्रेशन, इसमें थोड़ा सा गैस को, वेपर को जब हम हीट प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो थोड़ा उसको सुपर हीटेड वेपर भी हो जाता है वो। तो सुपर हीटेड वेपर को हमको पहले कंडेंसर में उसका सुपर हीट निकालना पड़ता है, उसके बाद ही उसका कंडेंसेशन हो पाता है। तो इसमें क्या होता है, कंडेंसर में जो कंप्रेसर से जो एवापोरेटर की जो हीट होती है वो उसको भी उसको रिमूव करना है, और कंप्रेसर के द्वारा भी जो हीट ट्रांसफर हुई है, बढ़ी है, उसको भी रिमूव करना है। तो हीट रिजेक्शन होता है कंडेंसर में एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एवापोरेटर एंड कंडेंसर दे आर ऑलवेज प्रेशर्स, जो भी प्रेशर कंडेंसर का रहेगा, जो भी प्रेशर एवापोरेटर का रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और 4 to 1 में क्या होता है, 4 to 1 प्रोसेस में जो कंडेंसर से जो हाई प्रेशर लिक्विड निकलता है बाहर, वो एक्सपांशन वाल्व के एंट्री में जाके एक्सपांशन वाल्व के एक्सपांशन होके उसके थ्रू वो एवापोरेटर में होता है। मतलब जो एक्सपांशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ड्यूरिंग 4 to 1 प्रोसेस। इस पे ये जनरल उसका स्वरूप है। इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए कि लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन एवापोरेटर एब्जॉर्ब हीट एंड चेंजेस टू गैस। लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो आता है एक्सपांशन वॉल से, वो एवापोरेटर में एब्जॉर्ब द हीट एंड चेंजेस टू गैस और वेपर। ये थोड़ा स्लाइटली सुपरहीटेड वेपर जो आता है, जो कंप्रेसर में एंट्री के लिए थोड़ा सा स्लाइटली सुपरहीटेड एवापोरेटर चाहिए। जो वेपर जो एवापोरेटर से बाहर आता है वो स्लाइटली सुपरहीटेड चाहिए। ये जो काम होता है वो एक्सपांशन वॉल करता है। एक्सपांशन वॉल में हम लोग सुपरहीट थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ताकि हमको सुपरहीट करने का पर्पस यही है कि किसी भी तरीके से थोड़ा सा सुपरहीटेड वेपर जाए, ताकि कंप्रेसर को किसी भी तरीके से लिक्विड एंटर ना करे, क्योंकि कंप्रेसर जो होते हैं वो लिक्विड हैंडल करने के लिए नहीं होते। these compressors are only handling the refrigerant वेपर और गैस। अगर लिक्विड चला जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, उसको
क्योंकि लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, तो उसमें क्रिएट हो सकता है प्रॉब्लम, उसमें काफी डैमेजेस होने की चांसेस है, कंप्रेसर डैमेज हो सकते हैं। इसलिए उसको सुपरहीटेड वेपर एंटर्स द कंप्रेसर वेयर इट्स प्रेशर इज रेज्ड, ये कंप्रेसर का काम है। कंडेंसर में क्या होता है, जो हाई प्रेशर सुपरहीटेड गैस इज कूल्ड इन सेवरल स्टेजेस इन कंडेंसर। कंडेंसर में सेवरल स्टेजेस होता है, पहले वो हो जाता है सुपरहीटेड गैस का, पहले सुपरहीट निकालता है, बाद में उसको ठंडा करता है, और बाद में थोड़ा उसको थर्ड स्टेज में उसको सबकूल भी करता है। हम सुपर हीटिंग और सबकूल के बारे में थोड़े से अगले सेशन में ज्यादा जानकारी उसकी लेंगे हम आगे चल के। अभी ये जो लिक्विड है, हाई प्रेशर लिक्विड passes through the expansion device which reduces its pressure and controls the flow into evaporator। एक्सपांशन वॉल्व क्या करता है, उसका कंप्लीटली फ्लो उसको कंट्रोल करता है, और कंट्रोल क्यों करता है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वो बेसिकली टू मेंटेन द सुपर हीट, उसका वो द फ्लो इज कंट्रोल टू मेंटेन द सुपर हीट बेस्ड ऑन द वेपर टेम्परेचर। उसका थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल के बारे में हम जब डिटेल स्टडी करेंगे तो इसको आप उस समय ध्यान में रखिए कि उसका हाउ द फंक्शनिंग ऑफ थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल। जब थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल का फंक्शन आप जब पढ़ेंगे तो ये आपको ध्यान में आएगा कि उसका सुपर हीट कैसे मेंटेन होता है। तो ये बेसिक जानकारी आपकी इसके ऊपर कंप्रेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन सिस्टम के ऊपर ये बेसिक साइकिल है, ये आप पूरी तरीके से समझ लीजिए। अभी वेपर कंप्रेशन साइकिल्स को इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है कि ये सिस्टम बराबर चल रहा है, इसका परफॉर्मेंस कैसे चेक किया जाता है। तो इसके लिए इसका जो मेजर होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सीओपी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सीओपी का मतलब क्या होता है कि इसका ये रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस इन हीट यूनिट, मतलब रेफ्रिजरेंट इफेक्ट जो होता है ऑपरेटर में वो डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट फॉर कंप्रेसर इन हीट यूनिट। तो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट डिवाइडेड बाय कंप्रेसर पावर, ये सीओपी को डिफाइन किए जाती। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका सीओपी में ऊपर नीचे दोनों के यूनिट जो रहते हैं सेम होना चाहिए। अगर आप रेफ्रिजरेंट इफेक्ट बीटीयू पर आवर में लेते हैं, किलो कैलोरीज में लेते हैं या किलोवाट में लेते हैं, किसी भी चीज में फॉर्म में लेते हैं, तो कंप्रेसर का भी इनपुट जो है वो आपको उसी फॉर्म में लेना पड़ता है। तो दोनों जो यूनिट्स रहते हैं सीओपी मेजरमेंट के, वो यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट डिफरेंट हो गए तो वो सीओपी नहीं, उसका कैलकुलेशन नहीं हो सकता। वो समझ लीजिए कि आपको 1 टन रेफ्रिजरेशन साइकिल का आपको मिल रहा है, कोई भी आपका 1 टन का स्प्लिट यूनिट है या 1 टन का विंडो यूनिट है। 1 टन मतलब किलो कैलोरीज में उसकी कैपेसिटी हो जाती है 50 किलो कैलोरी पर मिनट। एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन टू द कंप्रेसर टू अचीव दिस इन द फॉर्म ऑफ हीट यूनिट। ये मैंने जो कंप्रेसर का जो पावर निकाला है ये हीट में यूनिट में निकाला हुआ है। अगर वो 50 किलो कैलोरी पर मिनट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके लिए उसको 10 किलो कैलोरी पर मिनट कंप्रेसर वर्क लग रहा है, तो उसका सीओपी हो जाता है 50 डिवाइडेड बाय 10 इज 5। ओके। कई लोगों को सवाल आता है बीच में कि सीओपी 5 रहता है, आप एक बार इसको एफिशिएंसी बोलते हो और कई बार आप उसको परफॉर्मेंस बोलते हैं। तो कई बार लोगों ने क्वेश्चंस पूछा है लेक्चर्स में कि भाई एफिशिएंसी तो कभी भी 1 के ऊपर नहीं हो सकती है। नेचुरली कोई भी चीज 100% एफिशिएंट नहीं रहती है। तो ये इसमें तो ये तो आपका अगर इसको देखेंगे सीओपी अब तो ये 500% एफिशिएंट हो गया। आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? बट उसमें थोड़ा जानना का जरूरी है कि देयर इज ऑलवेज डिफरेंस। यहाँ पे हम परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं, हम एफिशिएंसी मेजर नहीं कर रहे हैं। किसी भी चीज की जो एफिशिएंसी होती है उसमें ये मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है, ये कहीं कोई भी किसी भी बुक्स में या किसी भी रिटर्न नहीं किया हुआ है, लिखा नहीं है, आपको ये कहीं मिलेगा भी नहीं।
देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आप डीजल इंजन ले लीजिए, डीजल इंजन के हम एफिशिएंसी निकालते हैं या कोई भी बॉयलर इसका निकालते हैं, डीजल इंजन की अगर हम बात करते हैं तो डीजल इंजन का एफिशिएंसी क्या होता है, हम उसको बेसिकली क्या उसको फ्यूल एनर्जी हम देते हैं, देयर इज सम अमाउंट ऑफ फ्यूल इज रिक्वायर्ड, और फ्यूल में से जो कंबशन में से जो एनर्जी जनरेट होती है, दैट एनर्जी इज ड्राइविंग द शाफ्ट है या मोटर, जो भी कुछ जनरेटर उसको ड्राइव करते हैं। मतलब क्या होता है कि फ्यूल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, वॉट एवर यू कैन कॉल, is converted into a mechanical energy. Okay, so इसमें एनर्जी का फॉर्म चेंज हो रहा है, एनर्जी का फॉर्म चेंज हो रहा है, इसलिए एफिशिएंसी, बिकॉज देयर इज ऑलवेज लॉसेस, कोई भी चीज 100% परपेचुअल मशीन नहीं होती, तो वो जो लॉसेस है, मतलब अगर हमको 1000 किलो कैलोरीज जनरेट करना है फ्यूल एनर्जी से, तो 1000 किलो कैलोरी का हमको मैकेनिकल एनर्जी नहीं मिलने वाला है, उससे भी कम होने वाला है, तो उससे कम इसलिए मिलता है, इसलिए उसको मतलब इट इज ऑलवेज आउटपुट अपॉन इनपुट। एनर्जी का जो इनपुट है और एनर्जी का जो आउटपुट है, डिफरेंट एनर्जी का, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्यूल एनर्जी से हमको मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, तो मैकेनिकल एनर्जी का आउटपुट और फ्यूल एनर्जी का इनपुट, इसका जो रेशियो है इट इज ऑलवेज लेस देन 1, तो उसमें हमेशा हमको एफिशिएंसी कमी मिलेगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वी आर नॉट डूइंग एनी, पहले भी मैंने बताया कि यहाँ पे कोई भी एनर्जी चेंज नहीं हो रही, एनर्जी का कोई फॉर्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ समझ लीजिए, हम रूम में से एनर्जी निकाल के एटमॉस्फेयर में हम डाल रहे हैं, दैट्स ऑल। रूम का हीट एनर्जी लेके उसको हम बाहर फेंक रहे, और उसके लिए जो हमको एनर्जी यूज पड़ रहे हैं, वो जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं वो दैट इज ओनली फॉर ट्रांसफरिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर। सो आप थोड़ा समझ लीजिए इस चीज को। ओके, इसको मैं अलग तरीके से अगर एक्सप्लेन करूं, समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपको एक 5000 लीटर का पेट्रोल टैंक है जो आपको नासिक से मुंबई लेके जाना है। आपको 5000 लीटर का टैंक नासिक से मुंबई लेके जाना है, और आपको उसके लिए 100 लीटर का पेट्रोल कंज्यूम होता है। So what you are doing, you are just transferring 5000 liter petrol from Nasik to Mumbai by using 100 liter of petrol, assuming that's all. So 5000 divided by 100 is your 5 COP. ये मेरा आकलन है, ये मेरा एक्सप्लेनेशन है, ये आप शायद आपको ये कहीं रिटर्न ना मिले, लेकिन आई थिंक दिस इज, अगर आपको कोई कभी आगे चल के किसी ने ये सवाल पूछा, किसी ने आपको पूछा, तो आप उसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन टू दिस, ये जो डिफरेंस है आपको मैंने अभी नाउ लेटेस्ट फॉर एनी रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अभी थोड़ा एक और मैं आपको बता दूं कि आप लोग में से कोई अगर डिजाइन में काम करना चाहता है, या कोई सर्विस में काम करना चाहता है, या कोई आप उसको एग्जीक्यूशन में लेना चाहता है, मैंने कोई भी ऑप्शंस हो सकते, लेकिन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ये चीज सब्जेक्ट अगर आपको सीखना है, अगर आपको इसमें डिटेल में काम करना है, तो आपको प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम वेपर कंप्रेशन सिस्टम का अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, 10 बार समझ लेना चाहिए। वैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, इसके बावजूद भी आपके पास जो भी बुक्स होंगे, जो भी कुछ होगा, आप इसको स्टडी कीजिए। एक बार पीएच डायग्राम आपको समझ में आ गया, दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डिटेल है इसमें, इसमें बहुत R&D हो सकती है इसके ऊपर। एक बार आपको प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम समझ में आ गया, तो आपको कोई भी कंसेप्ट, कोई भी फंडामेंटल इसके ऊपर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज पीएच डायग्राम। पीएच डायग्राम में क्या होता है कि एक एब्सोल्यूट प्रेशर, एक प्रेशर की एक स्केल है, और एक अपनी एंथैल्पी की स्केल है। एक्स एक्सिस इज एंथैल्पी, वाई एक्सिस इज प्रेशर। ओके, आप समझ सकते हो डायग्राम्स को। ये जो रेड कलर का जो मैंने अब दिखाया हुआ है, ये उसका पूरा
इसको बाउंड्री बाउंड्री एक्सप्लेन की गई है। बाउंड्री मतलब उसको जो लेफ्ट साइड है, वो जो लेफ्ट साइड है वो पूरा लिक्विड फेज है, कंप्लीटली एक्सट्रीम राइट साइड है जो है वेपर फेज है, और इन बिटवीन जो अंदर का जो है वो वेपर लिक्विड प्लस वेपर कॉम्बिनेशन मतलब मिक्स कंडीशंस दिखाता है। ओके, तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द पहला जो आपका, डोंट गो बाय द नंबर, नंबर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकते हैं उसके ऊपर, उसके नंबर पे मत जाइए, आप प्रोसेस को समझ लीजिए उसको। अभी जो नंबर लिखा है वही नंबर मैं पढ़ता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे 5 to 6 लिखा है यहाँ पे, ये जो 5 to 6 जो मैंने आपको बताया कि ये जो है ये एवापोरेशन प्रोसेस है। ओके, अभी नाउ ये 5 to 6 जो है, ये यहाँ पे प्रेशर पे आप देखेंगे तो 5 to 6 में प्रेशर पूरा कांस्टेंट है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही जो आपको, ये पूरी कांस्टेंट लाइन है, ये प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और 5 से 6 तक बढ़ रही, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ गई, मतलब यहाँ उसका क्या हो गया, उसने हीट एब्जॉर्ब किया हुआ है, हीट एब्जॉर्ब करने से उसकी एंथैल्पी बढ़ गई। तो 5 to 6 में बढ़ गया, तो यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल अपना एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो उसकी एंथैल्पी बढ़ गई बिकॉज इसने हीट एब्जॉर्ब की है। 6 पॉइंट पे उसकी एंथैल्पी जो है वो आप वहां पे रीड कर सकते हैं। अभी 6 से लेके जो आवाज आवाज कट हो गया है। हेलो हेलो। हाँ। सुबोध फोन करून पाहतो का?
हेलो। हाँ, दिडमिशे सर के वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गया है, वो ही ज्वाइनिंग जस्ट नाउ, थोड़ा एक दो मिनट में ज्वाइन हो रहा है। हॅलो, सुबोध, शक्य असेल त्यांना जर लाईट वगैरे गेली असेल किंवा काय असं मेजर असेल तर बरं बरं, ठीक आहे, ठीक. सर 5 मिनिट्स ब्रेक घ्यायचा का तोपर्यंत मग? चालेल सर, ओके. सुबोध, हॅलो, ते त्यांना जॉईन करा म्हणून असं येऊन राहिलंय. आलं ना? ओके ओके, ठीक ठीक आहे, जॉईन हो गए. ओके ओके. झाले जॉईन, झाले. अजून काढायचे या पेनड्राईव्ह आत्ता ते संपून टाकू. हेलो. हाँ, आ रही है, हेलो. आवाज आ रही है. ओ, आवाज है तो हाँ. आ रही है आवाज. हाँ, ठीक है. वे अंडरस्टूड कि हमने ऑपरेटर का देखा, उसके बाद द नेक्स्ट प्रोसेस इज टू कंप्रेशन. तो क्या होता है, 6 से लेके 9 तक उसका प्रेशर इंक्रीज होता है. आपने देखा होगा तो वर्टिकल लाइन पे उसका प्रेशर इंक्रीज हो गया. अभी व्हाट वी आर डूइंग, कंप्रेसिंग इट, तो डेफिनेटली प्रेशर इंक्रीज होता है. प्रेशर इंक्रीज होता है और उसका सुपर हीटेड रीजन में चला जाता है. इसको कंप्रेशन, जो इसको एडियाबैटिक कंप्रेशन भी बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं. ये जो कंप्रेशन, ये जो प्रेशर बढ़ा है, इसमें से जो सुपर हीटिंग हो गया है, तो हमको उसको ये जो 9 से लेके रेड स्पॉट तक उसको लाने के लिए उसको डी सुपर हीटिंग करना पड़ेगा. तो इतना जो हम लोग बोलते हैं ना कि कंडेंसर में 3 साइकिल होते हैं. अभी हम सब कूलिंग की बात नहीं कर रहे, सब कूलिंग हम बाद में बात करेंगे. सब कूलिंग ये रेड अगर इस तरफ चला गया तो, लेकिन 9 से लेके जो पहला स्पॉट है जहाँ पे डी सुपर हीटिंग लिखा हुआ है, जो पोर्शन है, वहां पे पहले डी सुपर हीट होता है. डी सुपर हीट होता है मतलब उसका सेंसिबल हीट निकाल के उसको डी सुपर हीट करके फिर उसकी जो प्रोसेस शुरू होती है 9 से लेके 1 तक, टोटल प्रोसेस जो होती है वो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है. वो अगेन कांस्टेंट प्रेशर होती है, और कांस्टेंट प्रेशर होता है इसलिए उसका हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, और उसका 9 से लेके 1 तक कंडेंसेशन में हीट रिमूव होता है, इसलिए उसका 9 से लेके 1 तक एंथैल्पी जो है वो पूरा रिमूव किया जाता है, हीट रिजेक्शन जिसको हम बोलते हैं. और उसके बाद जो एक्सपांशन प्रोसेस है, तो एक्सपांशन प्रोसेस में क्या होता है कि प्रेशर ड्रॉप हो जाता है 1 से लेके 6 तक, बिकॉज हम एक्सपांशन बोल रहे हैं तो प्रेशर, डेफिनेटली प्रेशर ड्रॉप होना है. लेकिन इसमें एक समझने की बात यह है कि इसका जो एंथैल्पी है वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल जो लाइन आता है वो कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन है. मतलब क्या होता है कि एक्सपांशन प्रोसेस में देयर इज नो चेंज ऑफ एनी एंथैल्पी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड. वो जो है एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका हाई प्रेशर लिक्विड जो होता है वो लो प्रेशर लिक्विड में ट्रांसफर होता है. लो टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर. तो ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है वो इसकी कांस्टेंट लाइन है. दिस इज व्हाट इज द पीएच डायग्राम. ये बेसिक पीएच डायग्राम है. इसको जितना आप बार बार पढ़ेंगे, जितना डिटेल में जाएंगे, उसमें और बहुत चीजें, फिर इसमें सुपर हीटिंग कैसे होता है, फिर इसमें सब कूलिंग कैसे होता है, एक एक चीज आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो ज्यादा जानकारी होगी. आप मेरा रिक्वेस्ट है कि बुक्स में से जितना जैसा मिलेगा वैसे आप उसको पढ़ते जाइए. ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है.
किसी भी चीज का, मतलब एयर कंडीशनिंग बेसिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम का जो पैसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको एवापोरेटर से स्टडी करेंगे। ये जो एवापोरेटर है, एवापोरेटर का जो उसमें जो एयर एंट्री हो रही है, रूम की एयर है, समझ लीजिए रूम में से जो एंटर हो रही एयर वो 85 डिग्री फ़ारेनहाइट से एयर, मतलब जिसको हम ठंडा करना है, रूम में से जो रिटर्न आ रहा है वो टेम्परेचर आया है 85 डिग्री का। ये जो एयर है इट गिव्स अ हीट टू एवापोरेटर रेफ्रिजरेंट एंड कूल्स डाउन फ्रॉम 85 टू 55। ये जो एयर है ये रेफ्रिजरेंट जो एवापोरेटर में पास हो रहा है उसको हीट ट्रांसफर होता है, और जो एयर है वो 85 का 55 डिग्री पे फ़ारेनहाइट पे कूल होके, जिसको हम 55 डिग्री एडीपी भी बोलते हैं। कई बार हम लोग बोला देखा होगा आपने, जितने भी कैरियर जितने भी आपके स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स है उसके जो एडीपी है, जो एपरेटस ड्यूइंग लिविंग पॉइंट जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो ज़्यादातर 52 टू 55 तक रहता है। सो एयर का टेम्परेचर 55 रहता है, जो एयर विच इज लिविंग द एवापोरेटर इज 55 डिग्री, और ये जो 55 डिग्री की एयर है वो रूम में अंदर हमको रूम के अंदर सप्लाई की जाती है। रूम के अंदर सप्लाई करने के बाद वो हीट को एब्जॉर्ब करके उसका रूम का टेम्परेचर मेंटेन होता है और वो वापस वो रिसर्कुलेट होता रहता है। सो द एंट्रिंग एयर 85 की आई और उसको 55 डिग्री पे उसको कूल किया है, एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट पास किया हुआ है हमने। ओके, उसके बाद क्या होता है, व्हाट इज द नेक्स्ट? ये जो एवापोरेटर का जो येलो कलर का आपको दिख रहा है लिक्विड रेफ्रिजरेंट, वो सक्शन लाइन से वो जो वेपर हो जाता है, तो हीट ट्रांसफर, हीट मिलने के बाद वो वेपर लिक्विड जो एब्जॉर्ब करता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, और जो वेपर है कंप्रेसर की तरफ आता है। पीले रंग का जो लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे कंप्रेसर क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। समझ लीजिए वो 83 psi से लेके 233 psi एब्सोल्यूट प्रेशर में उसको कंप्रेस करता है, उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। डिस्चार्ज लाइन रेड कलर में दिख रही है आपको। ये जो रेड कलर का लाइन है ये यहाँ पे कंडेंसर में आता है। यहाँ पे एंटरिंग एयर जो एटमॉस्फेरिक का जो एयर है उसके ऊपर से पास की जाती है, और एंटरिंग एयर समझ लीजिए 90 डिग्री फ़ारेनहाइट की है, तो वो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट की एयर उसके ऊपर पास करके वो 106 डिग्री फ़ारेनहाइट में गर्म होकर उसको बाहर एटमॉस्फेयर में हॉट एयर वापस उसको थ्रो किया जाता है। और वो जो रेफ्रिजरेंट जो हॉट रेफ्रिजरेंट जो है यहाँ पे सुपर हीटेड, वो उसको सुपर हीटेड का लिक्विड कन्वर्ट करके उसको जो लिक्विड का रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो यहाँ पे इन्होंने रिसीवर दिखाया, वो रिसीवर में कलेक्ट होता है। ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ पे कलेक्ट हो गया, ये लिक्विड लाइन, इसको हम लिक्विड लाइन बोलते हैं। और ये जो लिक्विड लाइन है कांस्टेंट प्रेशर है यहाँ पे, तो हाई प्रेशर लिक्विड लाइन, जो हाई प्रेशर लिक्विड लाइन है जो एक्सपेंशन वॉल के एंट्रेंस में आती है, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल दिखाया है। और थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल हाई प्रेशर लिक्विड को लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट करता है बाय एक्सपांडिंग इट। रेड कलर का जो येलो कलर आपको दिखेगा वो, और वो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि उसके ऊपर जो उसका जो इसको पावर एलिमेंट बोलते हैं, जो एक्सपेंशन वॉल के ऊपर जो एक्सपेंशन वॉल के ऊपर जो दिख रहा है आपको कैप जैसा, वो दैट इज कॉल्ड एज द पावर एलिमेंट। और उसका सेंसर कहाँ से मिलता है, तो यहाँ पे जो एवापोरेटर की जो आउटलेट लाइन है, मतलब वेपर की जो आउटलेट लाइन है जो कंप्रेसर की तरफ जाती है, वहाँ पे एक थर्मल बल्ब्स लगाया हुआ होता है। वो थर्मल बल्ब से उसको ऊपर सेंस होता है, वो पावर एलिमेंट के ऊपर सेंस होता है। और ये वेपर का टेम्परेचर जो है जिसको सुपर हीट हम एडजस्ट करके रखते हैं, वो टेम्परेचर मेंटेन करता है वो यहाँ पे, उसके हिसाब से ही वो लिक्विड को अंदर अलाउ करता है। जितना हमको जरूरत है वेपर टेम्परेचर का सुपर हीट मेंटेन करने के लिए, उतना ही थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल उसको लिक्विड को अंदर अलाउ करता रहता है। तो ये दिस इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस से ये उसको ये जो उसका जो बेसिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है आपको, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। मतलब दिस काफी हद तक आपको समझ लेता है। ये थर्मल एनर्जी कैसे मूव होती है, ये जो दिखाया हुआ है डायग्राम, ये डायग्राम आप एक बार समझ लेंगे तो आपको पूरा एयर कंडीशनिंग का रेफ्रिजरेशन का पूरा जो क्रक्स है वो समझ में आ जाएगा। कैसे मूव होती है, कितने साइकिल्स में मूव होती है, 1 2 3 4 5 साइकिल्स दिखाया उन्होंने। वो क्या होता है, तो देखिए जैसे रूम की एयर है, सप्लाई एयर फैन, पहले क्या होता है, पहले सप्लाई एयर फैन में जो अंदर की एयर है वो रिसर्कुलेट होती है, वो कूलिंग कॉइल के ऊपर से रिसर्कुलेट होती है, जिसमें वो एयर को ठंडा किया जाता है। कूलिंग कॉइल में या तो आप वाटर सर्कुलेट करो या तो आप रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट करो।
कूलिंग कॉइल में जो ठंडा पानी सर्कुलेट कर सकते हैं या तो डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन भी सर्कुलेट कर सकते हैं। तो ठंडा पानी सर्कुलेट करने के लिए और रेफ्रिजरेशन सर्कुलेट के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एवापोरेटर चाहिए। मतलब वेपर कंप्रेशन का सिस्टम का जो एवापोरेटर रहता है उसमें से पानी ठंडा यहाँ पे आता है, चिल वाटर पंप से के थ्रू उसको आता है। तो चिल वाटर पंप यहाँ पे सर्कुलेट किया जाता है। एवापोरेटर में से जो ठंडा पानी होता है वो इनलेट में आता है, पर वापस गर्म होकर वापस एवापोरेटर में जाता है, वापस ठंडा होता है, साइकिल चालू रहता है। तो एवापोरेटर्स में आपको चिल वाटर प्रोवाइड किया। अभी एवापोरेटर का जो पानी है वो कैसे ठंडा होता है? वो रेफ्रिजरेंट से ठंडा होता है। रेफ्रिजरेंट कहाँ से मिलता है? वेपर कंप्रेशन सिस्टम से मिलता है। तो रेफ्रिजरेंट जो आपको आता है एवापोरेटर में, वो हीट एब्जॉर्ब करता है और ये साइकिल इनका कंटिन्यू कर चलता रहता है। और रेफ्रिजरेंट जो हीट एब्जॉर्ब करता है एवापोरेटर में की जो हीट एब्जॉर्ब करता है, मतलब ये वेरियस साइकिल से कि यहाँ से एनर्जी वहां पे ट्रांसफर एनर्जी करने के लिए क्या क्या मोड में से उसको पास होना पड़ता है। ट्रांसफर ऑफ मोड ये एक्सप्लेन किया है। ये एक्सप्लेनेशन से आपको पूरी जानकारी आ जाती है, कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। जो रेफ्रिजरेंट हीट जो एब्जॉर्ब करता है वो उसको कंडेंसर में हम उसको कंडेंसर के अंदर उसको रिजेक्ट होता है। कंडेंसर में वो हीट रिजेक्ट करता है और कंडेंसर का जो हीट होता है अल्टीमेटली यहाँ पे कूलिंग टावर दिखाया हुआ है, या तो एयर कंडेंसर से, या तो कूलिंग टावर से या एयर कंडेंसर से उसको वापस एटमॉस्फेयर में हम थ्रो कर देते। सो इट्स ए कंप्लीट साइकिल। एनर्जी, थर्मल एनर्जी मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू 5 लूप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ये जो 5 लूप्स है, ये 5 लूप्स को यू हैव टू अंडरस्टैंड इन डिटेल, डीपली। इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको कभी ज्यादातर दिक्कत नहीं होगी। अभी इसी सिलसिले में हमको 2 चीजें हमें शुरुआत में जो एक्सप्लेन किया था कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर हम डिस्कस कर रहे हैं, सुपरहीटेड टेम्परेचर और सबकूल टेम्परेचर हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या होता है। आगे कभी मैं आपको इसको दूसरे प्रेजेंटेशन में नेक्स्ट टाइम इसमें उसको वापस दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी चार्ट है आपका, फ्रीऑन 22 का चार्ट है, अगर आप फ्रीऑन 22 का चार्ट के हिसाब से चलते हैं तो उसका जो प्रेशर रहता है और उसका टेम्परेचर रिलेशनशिप हमेशा सेम रहती है। आप कोई भी चार्ट रेफर कर लीजिए, रेफ्रिजरेंट इसका सर्टन प्रेशर के ऊपर सर्टन टेम्परेचर मेंटेन होता है। आप समझ लीजिए, आप लोग ने सबने देखा है कि आपने एक फ्रीऑन सिलेंडर आपके रूम में लाके रख दिया। अभी फ्रीऑन सिलेंडर आपके रूम में लाके रख दिया है और आपने उसके ऊपर एक प्रेशर गेज भी लगा दिया। प्रेशर गेज लगा दिया और आपने उसका देखा कि उसमें कि उसका जो टेम्परेचर है वो लेटेस्ट से 26 डिग्री टेम्परेचर है। रूम का जो टेम्परेचर रहेगा वही अल्टीमेटली सिलेंडर का टेम्परेचर हो जाता है। ओके, क्योंकि रूम में रखा है तो थोड़ी देर के बाद कंडीशन में जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है वही रूम का टेम्परेचर हो जाएगा। तो अभी 26 डिग्री टेम्परेचर अगर आपका सिलेंडर के अंदर है तो उसके ऊपर का जो प्रेशर गेज अगर आप लगा के देखेंगे, आप खुद भी चेक कर सकते हैं वर्कशॉप में, आप घर पे भी कर सकते, कहीं पे भी कर सकते हैं। आप प्रेशर गेज देखेंगे तो जो प्रेशर गेज दिखाएगा वो या 26 डिग्री पे 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिखाएगा या 143 psi जी दिखाएगा। ये प्रेशर अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो जो चार्ट के ऊपर जो प्रेशर है और टेम्परेचर है ये उसका फंडामेंट उसका सेम दिखाएगा। चार्ट का प्रेशर और उसका टेम्परेचर मतलब क्या है कि अगर आपको प्रेशर मालूम है फ्रीऑन 22 का तो उसका टेम्परेचर आपको मालूम है, यार आपको टेम्परेचर मालूम है तो आपका उसका कितने प्रेशर पे ये मालूम है। तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। तो सैचुरेशन टेम्परेचर आप समझ लीजिए कि जो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का है उसका करस्पॉन्डिंग प्रेशर चार्ट के हिसाब से जो दिख रहा है वो प्रेशर आपको रजिस्टर मिल रहा है, तो गैस इस सैचुरेटेड कंडीशन में है। ओके, अभी आपने इसको समझ लीजिए ये गैस कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया और उसमें थोड़ा सा गैस बाकी है। जब तक थोड़ा लिक्विड बाकी है ना इसमें सिलेंडर में, तब तक ये उसका यही फिनोमेना दिखाएगा। वो 26 डिग्री टेम्परेचर 140 psi और 26 डिग्री टेम्परेचर 10 kg प्रेशर है, यही फिनोमेना आपको दिखाएगा। लेकिन अभी समझ लीजिए कि इसमें से लिक्विड चला गया। अभी इसमें देखिए मैंने आपको थोड़ी देर ये जस्ट स्टेटमेंट किया कि अगर उसमें थोड़ा भी लिक्विड बाकी है तो प्रेशर वही दिखाएगा। इससे आप एक समझ लीजिए कि बहुत लोग कंफ्यूजन होता है, ये कोई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ये रेफ्रिजरेंट सिलेंडर है। ये ड्राई नाइट्रोजन और ड्राई ऑक्सीजन नहीं है।
रेफ्रिजरेंट सिलेंडर है। अगर रूम टेम्परेचर 26 है और उसका प्रेशर 140 दिखा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो गैस पूरा रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है, बिल्कुल नहीं। वो रेफ्रिजरेंट में 4 बूंदे, मतलब अगर उसका 10% भी लिक्विड है तो भी प्रेशर वही दिखाने वाला है वो, बिकॉज इट इज फॉलोइंग द सैचुरेशन कंडीशन और टेम्परेचर फिनोमिना। तो गैस का सिलेंडर का प्रेशर 150 psi है, इसका मतलब वो सिलेंडर भरा हुआ है। ये बिल्कुल गलत फिनोमिना है। रेफ्रिजरेंट सिलेंडर का भरा हुआ और उसका एम्प्टीनेस उसके वेट से ही चेक किया जाता है, टेयर वेट और उसका ग्रॉस वेट यही लेके करना पड़ता है। कभी भी प्रेशर से रेफ्रिजरेंट सिलेंडर का वेट करने का नहीं। प्रेशर वेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट सिलेंडर इज ऑलवेज चेक्ड बाय द वेट मशीन, कितना पहले था और कितना गया है, या तो पहले सिलेंडर का टेयर वेट निकाल के उसका ग्रॉस वेट इसमें से माइनस करके जो बचा है वो रेफ्रिजरेंट का क्वांटिटी है। प्रेशर से कभी भी करना नहीं। सो कमिंग बैक टू अगेन आवर दिस थिंग, अगर मैं अभी उसमें थोड़ा लिक्विड बाकी, अभी मैं इसको लिक्विड निकल गया है और उसको मैं हीट करता हूँ 26 डिग्री सेंटीग्रेड को, मैं अगर मैंने उसको 90 डिग्री में उसको ये किया, हीट किया उसको, तो जब तक लिक्विड बाकी है तब तक वो, अगर जैसे पहले 80 डिग्री का 143 psi हुआ, अगर उसमें लिक्विड बाकी है तो 90 डिग्री का वो उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर दिखाएगा 168। ये फॉलो कर रहा है सेचुरेटेड कंडीशन पे। लेकिन अगर 90 डिग्री में अभी लिक्विड खत्म हो चुका है और उसके बाद भी मैं उसको हीट कर रहा हूं तो प्रेशर उतना ही दिखाएगा, लेकिन टेम्परेचर दिखाएगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी देयर इज नो लिक्विड इनसाइड, देयर इज ओनली वेपर showing a pressure of 168 but the temperature is showing 100 degree Fahrenheit। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि 100 डिग्री माइनस 90 डिग्री जो 10 डिग्री का फ़ारेनहाइट जो हमने बढ़ाया है, दैट इज नोन एज सुपर हीट। सेचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा उसको हमने वेपर को, सेचुरेटेड कंडीशन पे वेपर को अगर हमने हीट किया तो वो जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है दैट इज नोन एज सुपर हीट। तो आप समझ लीजिए इस चीज को। और यही केस में, अगर पुरानी केस में एकदम कम बैक टू से 90 डिग्री, या एकदम पहला जो आपके केस बताया मैंने 80 डिग्री का 26 डिग्री 80 डिग्री फ़ारेनहाइट या 26 डिग्री सेंटीग्रेड 146 प्रेशर दिखा रहा है। अगर इसको मैं प्रेशर सेम रखते हुए 146 डिग्री का प्रेशर सेम है, प्रेशर को नहीं चेंज किया मैंने, लेकिन मैंने उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कूल कर दिया है, 80 डिग्री का 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से कूल कर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट से कूल कर दिया है, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पे लाया है, तो ये जो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट को जो मैं कूल कर रहा हूँ दैट इज नोन एज सब कूल। मैं याद उसको 10 डिग्री से कीप, मतलब कीपिंग द प्रेशर सेम। अगर मैं उसको हीट करता हूँ, जितने डिग्री से हीट करता हूँ वो डिग्री होती है सुपर हीट, और जितने डिग्री से ठंडा करता हूँ वो डिग्री होती है सब कूल। तो सब कूल और सुपर हीट का डिफरेंस समझ लीजिए। सैचुरेशन टेम्परेचर, सब कूल और सुपर हीट, ये 3 चीज समझ लीजिए। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे फ्यूचर में, जब हम डिटेल में जाएंगे तो हम आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा स्टडी होगा आपका। कमिंग बैक टू दिस 5 लूप्स जो हमने स्टडी किया, उसका पहला लूप है इंडोर एयर लूप, सेकेंड लूप है चिल वाटर लूप, थर्ड है रेफ्रिजरेंट लूप, फोर्थ है कंडेंसर लूप और फिफ्थ है कूलिंग वाटर लूप। ये 5 लूप्स को हमको मस्ट अंडरस्टैंड दिस थॉरोली। थैंक यू। मेरा आज का जो ये प्रेजेंटेशन था जो मैंने इंक्लूड किया था वो यहाँ पे एंड होता है। अभी इसके ऊपर या आपको कोई भी दूसरे भी कोई क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो थोड़ा आप उसके ऊपर एक 10-15 मिनट के ऊपर बात कर सकते हैं। बाद में सुबोध विल टेक ओवर फॉर अनदर सेशन और एनीथिंग। सुबोध, you would guide us what is to be done. So that is now, it is open to the people now. ठीक है, क्वेश्चन कोई भी रहने दो, उनको बोलो क्वेश्चंस कोई उनके दिमाग में, anything in your mind you can ask. If you can give answer just now, we'll give it. We'll not, we'll give it to next session. आपको कोई भी बेसिक आइडिया ये सेशन का ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ना बेसिक सबको मालूम है, थोड़ा अबाउट रेफ्रिजरेशन आप
सिस्टम्स और HVAC सिस्टम सबको एक्सपोजर है, इसलिए आप लोग ने क्लास ज्वाइन किया है। तो आपके एनीथिंग विच इज यू बॉदरिंग यू, आपको डे टू डे कंडीशन में आज कोई तकलीफ हो रही है, आप उसका सोल्यूशन जानना चाहते हैं या आपको कोई जानकारी जानना चाहते हो, तो आप उसको पूछ सकते हैं। कोई भी कैलकुलेशंस हो, कोई भी हो, मेथड्स हो, उसको आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम मतलब ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि जो मैंने अभी पढ़ाया उसी के बारे में क्वेश्चन आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। एनीथिंग विच इज इन योर माइंड यू कैन रेज द क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू आंसर। हेलो हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। आप सपोज एक सिस्टम अगर 7 डिग्रीज के लिए डिजाइंड है, और सिस्टम को हमको रीमॉडिफाई करके अगर 0 डिग्री पे डिजाइन करना है, तो सिर्फ एक्सपेंशन वॉल चेंज करने से वो चीज हो सकती है क्या, या कुछ और भी मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे सिस्टम में? नहीं, देखिए 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको क्या कर, पहले अभी 7 डिग्री पे काम कर रहा है वो। हाँ, और अगर मुझे उसको 0 डिग्री पे अगर वर्क करवाना है, एक सेकेंड, हाँ, अभी फिलहाल की जो सिस्टम है आपकी, हाँ, वो समझ लीजिए 7 डिग्री पे है ना। यस सर। हाँ, तो वो जो सिस्टम की जो सिस्टम का पूरा डिटेल आपके पास होना चाहिए कि आज वो 7 डिग्री पे काम कर रहा है, उसका कैपेसिटी कितना है, TR कितना है, उसकी कंप्रेसर कैपेसिटी कितनी है, वो पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। समझ लीजिए वो समझ लीजिए कि वो अभी 10-10 पे काम कर रहा है। यस। 10-10 पे काम कर रहा है, समझ लीजिए। अभी नाउ आपको कहना है कि 60 डिग्री का मेरे को 0 डिग्री पे जाना है। यस सर। जब आपको 0 डिग्री पे जाना है तो आपको उस समय कितनी कैपेसिटी चाहिए वो समझ लेना जरूरी है। हाँ, मतलब ये का कम होगा, ऐसा। हाँ, अगर आपको 0 डिग्री पे 10 चाहिए आ रहा है आपका, हाँ, तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। ओके, बिल्कुल ही नहीं चलेगा, क्योंकि 7 डिग्री का 10 दे रहा है ना वो। हाँ, 7 डिग्री एट 10 TR है वो। हाँ, तो 7 के नीचे जाओगे तो कम हो जाएगा 10 से। हाँ। जैसे जैसे आप टेम्परेचर लो जाते हो ऑपरेटर में, वैसे उसका TR कम होता है। यस। अगर 10 TR का मशीन 10 TR मशीन 7 TR दे रहा है, तो आपको 0 डिग्री पे जाके कुछ फायदा नहीं। अगर 0 डिग्री पे आपका 10 है तो नहीं चलेगा। हाँ, अगर 0 डिग्री पे आपको तो 2 TR चाहिए, 1 TR चाहिए, फिर हमको इसको स्टडी करना पड़ेगा। फिर कंप्रेसर की पूरी कैरेक्टरिस्टिक देखनी पड़ेंगी, उसका कर्व देखना पड़ेगा, कंप्रेसर के डिटेल देखना पड़ेंगे कि 0 डिग्री पे कंप्रेसर का कैपेसिटी कितना है। ओके। अभी 7 डिग्री पे 10 दे रहा है समझो, तो 0 डिग्री पे कितना दे रहा है? 0 डिग्री पे अगर वो 2 TR दे रहा है और आपको 2 में चल सकता है काम, तो फिर आपको पहले तो उसमें पहले आपको नहीं तो फिर आपको सिस्टम ही नहीं चलेगी, क्योंकि कोई भी चीज सिस्टम कंप्रेसर बदल के करने में कोई मतलब नहीं। यस सर। एक्सपांशन, हाँ, अगर आपकी कैपेसिटी मैच हो रही है आपको लोअर किस में, तो फिर एक्सपांशन वाला चेंज करके, कंडेंसर का चेंज करके उतना मैच हो जाएगा, तब एक्सपांशन वाला चेंज करके हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी नहीं देने वाला है वो जो चाहिए वो, तो फिर कोई मतलब। पहले आपको कैपेसिटी चेक करना है कि लोअर टेम्परेचर पे आपको कितनी कैपेसिटी चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। और कोई है, कोई जानकारी जानना चाहता है? जनरल भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। और क्वेश्चन पूछने में बिल्कुल डोंट बी शाय, मतलब कोई भी क्वेश्चन रहने दो, वो वाइल्ड क्वेश्चन भी रहने दो, पुलिस क्वेश्चन भी रहने दो, कुछ भी रहने दो। क्वेश्चन पूछने में कभी भी आनाकानी मत करो, क्योंकि वो क्वेश्चन से ही हमको ज्यादा जानकारी मिलती रहती है और समझ में आते। जैसे अभी इन्होंने ये पूछा, इससे आपको सब लोग को जानकारी मिल गई कि क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट मिल जाता है। ये जो अभी आपने पढ़ा, आपने जो प्रेजेंटेशन दिया, इसके ऊपर क्या व्यूज है आपके, क्या लगा आपको? वॉज इट इन्फॉर्मेटिव? इसमें आपको कुछ जानकारी मिली, कोई नई जानकारी मिली, या आपको आप पहले जानते थे, या कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है आज के लेक्चर का? Yes, sir. Of course. Sir, hello.
हेलो सर ये आप थोड़ा सा पीएच डायग्राम जो अभी हमने डिस्कस किया उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे, फिर से मतलब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन, वो समझा नहीं है मुझे। हाँ, अब क्या नहीं समझा बताइए ना मुझे। मतलब वो 6 to 9 डी सुपर हीटिंग और कंडेंसेशन प्रोसेस, वो थोड़ा सा नहीं समझा सर। एक मिनट, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? नंबर पे मत जाइए, वो नंबर गलत हो सकता है। ओके ये हाँ राइट सर। इसमें आपको यह जो 6 to 9 जो है ना प्रोसेस, हाँ हाँ एक कंप्रेशन प्रोसेस है। इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। कंप्रेसर में व्हाट वी डू, वी इंक्रीज द प्रेशर ना। राइट। तो इंक्रीज प्रेशर करते समय आपको दिख रहा है कि वो उसका जो 6 to 9, मतलब आप लेवल देखेंगे, 6 का लेवल देखेंगे और 9 का लेवल देखेंगे, पी के स्केल पे, वर्टिकल स्केल पे आप अगर देखेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हुआ है ना वो। ओके तो इट इज पी इज इंक्रीज फ्रॉम 6 to 9 लेवल पे, मतलब हमने प्रेशर इंक्रीज किया है कंप्रेसर में। ओके अगर हमको कंडेंसेशन करना है वो टेम्परेचर पे, तो हमको प्रेशर इंक्रीज करना जरूरी है। ओके हाँ, और प्रेशर इंक्रीज करते समय ये जो जो कर्व दिख रहा है आपको 6 to 9 का, ये इंक्रीज जो कर्व है, ये जो है, इट इज अ प्रेशर, मतलब कंप्रेशन का प्रोसेस दिख रहा है। इट इज अ टोटल कंप्रेशन प्रोसेस 6 to 9। ओके और जब 6 to 9 प्रोसेस, मतलब इसका एंथैल्पी पूरा इंक्रीज हो, इसका जो प्रेशर है पूरा इंक्रीज हो गया है, और उसके साथ साथ उसका एंथैल्पी भी इंक्रीज हुआ है। आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे एडियाबैटिक कंप्रेशन जो वर्ड लिखा हुआ है, वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन में देखेंगे तो उतना इंक्रीज 9 से लेके अगर आपने ड्रॉप किया और 6 पे ड्रॉप किया तो जो डिफरेंस दिख रहा है वो एंथैल्पी का इंक्रीज है। ओके क्योंकि कंप्रेशन में हीट भी बढ़ गया है। कंप्रेशन में सिर्फ प्रेशर ही नहीं बढ़ा है, उसका वेपर, सुपर हीटेड वेपर भी, वेपर को सुपर हीट भी किया, उसने हीट गेन भी किया है। ओके ओके तो ये जो है कंप्रेशन प्रोसेस है पूरा ओके 6 to 9। और उसके बाद नोब से लेके एक तक का जो प्रोसेस है वो कंडेंसेशन प्रोसेस है। देखो कंडेंसर को क्या करना है, कंडेंसर को जो एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट ने हीट एब्जॉर्ब किया, बराबर। एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट ने हीट एब्जॉर्ब किया, वो हीट को तो कंडेंसर को निकालना ही है, राइट। प्लस उसको जो कंप्रेसर ने जो ऐड की हुई हीट है उसको भी निकालना है। तो मतलब वो जो सुपर हीटेड वाले हीट है पूरी निकालना है। मतलब उसको, कंडेंसर को जो काम है, ये 6 to 5 का जो 6 to 5 वाला नहीं करना है, उसको 9 से लेकर 1 तक करना है काम। ओके इसलिए देखो कंडेंसर की कैपेसिटी हमेशा 20% 30% एवापोरेटर के कैपेसिटी से ज्यादा रहती है। राइट सर। कंडेंसर अगर एवापोरेटर 1 टन का रहेगा तो कंडेंसर 1.5 टन का रहेगा, 20-25% ज्यादा रहता है। क्यों रहता है, ये ग्राफ इंडिकेट करेगा आपको। ओके 9 से लेके 1 तक उसको हीट रिजेक्ट करना है, इसलिए कंडेंसर की कैपेसिटी ज्यादा है। अभी 9 से लेके 1 करना है, मतलब क्या करना है, कंडेंसर में 3 स्टेजेस से कूलिंग होता है। पहले तो उसको सुपर हीट करना है, कूल निकालना है। सुपर हीट निकालना मतलब क्या है, 9 से लेके वो जो रेड कलर का पहला डॉट दिख रहा है ना आपको, राइट, वहां तक उसको रिमूव करेगा तो मतलब सुपर हीट निकल गया। पहले शुरू में सुपर हीट निकाल देगा वो। उसके बाद वो डॉट से लेके 1 तक है उसको कंडेंस करे, लिक्विड कंडेंसर, उसको वेपर का, गैस का लिक्विडेशन। पहले क्या करेगा वो, गैस में जो हीट, गैस का जो सुपर हीट है, मतलब क्या है, गैस का सुपर हीट निकाल के गैस को सेचुरेटेड कंडीशन में लाएगा। जो एडिशनल सुपर हीट है उसको निकाल के उसको सेचुरेटेड कंडीशन में लाएगा। जैसे ही वो सेचुरेटेड कंडीशन में लाएगा, फर्दर कूलिंग उसको लिक्विफाई करेगी। कांस्टेंट प्रेशर पे वो लिक्विड हो जाएगा पूरा। लिक्विड होके वो 1 पोजीशन तक आ गया लिक्विड। अभी उसको 1 आने के बाद हाई प्रेशर लिक्विड को फिर एक्सपेंशन में उसको एक्सपांड करना है। अभी सब कूलिंग इसमें मैंने नहीं दिखाया, सुपर हीटिंग सब कूलिंग इसमें नहीं दिखाया, वो किसी अगले इसमें हम लोग उसको पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। यस सर, यस। ओके, थैंक यू। और कोई है?
सर ये रिसीवर एवरी इसमें रहता है, मतलब नेसेसरी है या क्या है, मतलब रिसीवर का? नहीं नहीं, नॉट नेसेसरी। तो स्मॉल सिस्टम में आप नहीं देखेंगे उसको, छोटे सिस्टम में नहीं रहता जनरली, ओके। छोटे सिस्टम में नहीं रहता। I think Subodh, you continue now. You can take over. हाँ, ग्रुप में भी डाल सकते हैं, लेकिन they can offload on the group also. Okay. हाँ सुबोध, अभी 15 मिनट ब्रेक ले लो। 18 मतलब 11:30 बजे चालू करेंगे। 11:35 या ओके ओके चलो। चलो सुबोध में I'll just move ना। Okay, thank you.